हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी डेथ वाली जो टॉपिक चल रहा था, क्लास चल रही थी, वो आज लास्ट है। डेथ का चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो आपको बताया था कि हम इसको 3 क्लासेस में कवर करेंगे, तो 2 वीडियोस हम लोग पहले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट वीडियो है डेथ चैप्टर को लेके। तो इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और जो बातें रह गई थी उसमें वो यहां पर इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन पूरा वैसे कर भी रखा है, लेकिन मैं आपके साथ बड़े आराम से एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ही बात है। उसके बाद कैपिटल है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, वाई को हमने लोन दे रखा था, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी हमारा लॉस ही होता है। और जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं रिकॉन्स्टिट्यूट, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी में एक ही तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा तो उसको भी आपको बैलेंस शीट आइटम मानते हुए पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। मैंने बैलेंस शीट आइटम्स में क्या क्या बताया था? प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड गुडविल। तो ये एक तरीके से लॉस का ही पार्ट होता है। कौन कौन सा? अगर एडवर्टीजमेंट दिख जाए या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, इसे आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। वाई की डेथ हो गई 30 जून को। एक्स और वाई डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू रेशियो गिवन है, इट मींस ना चाहते हुए भी गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? काश ये रेशियो ना देता तो कैसे निकालते? तो जो पार्टनर जा रहा है वाई, उसका शेयर छुपा देते, जो बचता वही हमारा गेनिंग रेशियो और वही हमारा न्यू रेशियो का काम करता। आगे चलते हैं। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू ₹80,000 एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2,40,000। बात सिर के ऊपर से निकल गई, बाद में ध्यान से पढ़ेंगे इसे। यही पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस भी करना है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। कह रहे लास्ट 2 ईयर्स का टोटल कर देना, वो ही फर्म की टोटल गुडविल होगी। बड़ी आसान सी बात है। पिछले 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, वो फर्म की गुडविल हो जाएगी। उसमें हम वाई का शेयर निकालेंगे जिसकी डेथ हुई है। आगे प्रॉफिट फॉर ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के आपको प्रॉफिट्स दे दिए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज 10% पर एनम। वो कह रहे हैं अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उससे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहां पर आप बैलेंस शीट में देखो, वाई को हमने लोन दे रखा था, कितने का? 40,000 का। तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों? जून 30 को डेथ हो गई है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने वो हमारे साथ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। वाई हैड विड्रॉन ₹20,000 टू द डेट ऑफ हिज डेथ। वाई के ड्रॉइंग्स दे रखे हैं। प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट। चलिए करें स्टार्ट। तो यहां पर वाइज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आपको जरूर लिखना है। कॉर्नर में डेबिट और क्रेडिट। स्टार्ट लेते हैं। कहां से स्टार्ट करते थे? सबसे पहले कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटीज जो भी होंगी सारी क्रेडिट से स्टार्ट होती हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है। और एसेट्स डेबिट साइड से स्टार्ट होंगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप देखो वाई की कैपिटल कितनी गिवन है? 2,50,000। उसके बाद आगे चलें तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या था इसका मतलब? हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में रखा कि कल को हमारे किसी एम्प्लॉय के साथ मिसहैपनिंग होगी तो यहां से हम उसको पूरा पे कर देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या करेंगे?
ये प्रॉफिट बचा रह गया, पार्टनर्स में बांट देंगे। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? वाई का, तो केवल वाई का शेयर निकाल के देंगे। तो बाय एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व, क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 30,000, केवल वाई का शेयर देना है तो 30,000 इंटू वाई का शेयर कितना है 2/6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10,000 आएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद जरा गुडविल वाला पार्ट हम पूरा करते हैं। गुडविल क्या बोला हुआ था? पॉइंट नंबर सेकंड में आओ। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल के प्रॉफिट ऐड कर लो, वो ही फर्म की टोटल गुडविल है। हाँ जी बताओ जल्दी से, पिछले 2 साल के प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट में देखो, लास्ट का मतलब होता है पीछे से काउंट करना और फर्स्ट का मतलब होता है पहले से काउंट करना। तो पिछले 2 साल के अगर मैं देखूं तो 2 लाख और 1,60,000, 2 लाख एंड 1,60,000। अब जरा यहां देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने कर रखा है टोटल गुडविल 2 साल के प्रॉफिट को प्लस करना था, तो ये 2 साल के हमने लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट ऐड करे तो ये आ गया 3,60,000। और इसमें वाई का शेयर 360 इंटू 2/6, तो कितना आ गया 1,20,000 वाई का शेयर आ गया। कई बार हम इस चीज को कर चुके हैं कि जब भी हमें किसी पार्टनर का चाहिए उस पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। किस रेशो में? रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हमने कसम खा रखी थी गुडविल की एंट्री किस रेशो में बनेगी? गेनिंग। क्या बनती है? जीएस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ। सर सैक्रिफाइसिंग का उल्टा होता है। अच्छा सैक्रिफाइसिंग का बताओ। ओल्ड माइनस न्यू, तो अब गेनिंग का क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसको मैंने यहां सॉल्व करा, एक्स का गेन निकाल रहे हैं तो एक्स का न्यू रेशो देखो 3/5 है। कहां पर दे रखा है? बैलेंस शीट के तुरंत नीचे दे रखा था कि एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2, तो 3/5 और 2/5, तो ये एक्स का न्यू रेशो और ये 2/5 वाई का न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कहां दे रखा है? ओल्ड रेशो देखो जहां बैलेंस शीट स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1, तो 3/6, 2/6, 1/6। तो पुराना शेयर कितना हो गया एक्स का? 3/6 और जेड का कितना हो गया? 1/6। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 3:7, तो हमारा गेनिंग रेशो आ गया 3:7। तो इस गुडविल को, वाई की गुडविल को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय साइड में वाई को दे रहे हैं ना पैसा, तो बाय साइड में, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। 120 को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 36 एंड 84,000। हर बार ऐसे ही एंट्री बनेगी जब भी पार्टनर की डेथ होगी उसको गुडविल में शेयर दे रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद तो अभी देखो ये P&L सस्पेंस वाला पॉइंट रुका हुआ है, इसी को डिस्कस करना है। अब इधर आ जाओ, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग सबसे लास्ट में लिखा हुआ था वाई हैड विदड्रॉन ₹20,000 टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसके ड्रॉइंग्स की अमाउंट दे रखी है 20,000 रुपए। ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट में 20,000। फिर मैंने बताया था आपको, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, कि अगर पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका लोन दे रखा होता है तो वो लोन यही कैपिटल अकाउंट में आएगा। किधर आएगा? अगर कंसेप्ट भूल भी जाओ, मैंने बोला था अपोजिट साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा हो राइट पे लिख देना, राइट पे दे रखा हो लेफ्ट पे लिख देना। तो यहां कहां पर दे रखा है? देखो वाई का लोन राइट हैंड साइड पे, तो जब यहां लिखेंगे तो टू वाइज लोन 40,000। हमने लोन दे रखा था तो उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना था, लिखा हुआ था कौन से वाले पॉइंट में? पॉइंट नंबर 4 में। क्या परसेंटेज थी? 10%। तो जिधर लोन उधर ही उसका इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, जब वाई से इंटरेस्ट लेंगे तो उसकी कैपिटल डिक्रीज। कैसे निकाली अमाउंट? लोन पर 10% कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट याद है ना, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग निकलेगा। सर अगर पर एनम ना दिया हो तो आपको याद है पर एनम नहीं होता है तो टाइम इग्नोर करते हैं, लेकिन पर एनम होगा तो टाइम कंसीडर किया जाएगा। चलिए आगे चलें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिधर कैपिटल उधर ही उसका इंटरेस्ट। कितना? 250 पर
कितने परसेंट है क्वेश्चन में? 6% है। कितने मंथ्स का निकालेंगे? 3 मंथ्स का निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15, 4, 7.5, शायद 3750। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जरूर, है ना। मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750। उसके बाद आगे चलें। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बैलेंस शीट में जो एसेट्स में गिवन था, मैंने बताया था लॉस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो केवल वाई का हिस्सा निकाल के दे रहे हैं। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जितना दे रखा है, कितना दे रखा है? 45,000 इंटू 2/6, तो वैल्यू 15,000 निकल के आ जाएगी। चलिए अब आते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट पे, पी एंड एल सस्पेंस। ध्यान से देखना, प्रॉफिट जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हमने जो पिछली वीडियोस में कवर किया था वो टाइम बेसिस पे किया था। उसमें वो हमारे को बता देता है कि आपको ये वाला प्रॉफिट बेस मानना है, या तो वो एवरेज प्रॉफिट को बेस मनवाता था या जर्नली लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मनवाता था। तो वो जो भी प्रॉफिट को बेस मनवाएगा तो वो यहां प्रॉफिट, एज्यूम्ड प्रॉफिट मैंने लिख दिया है जो क्वेश्चन वाला बता रहा है, इनटू टाइम, टाइम बेसिस है, इनटू टाइम। जैसे 3 महीने बाद डेथ हुई तो 3/12 और इनटू शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काम हम कर चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में, इसमें आपको जो प्रॉफिट निकालना होगा सेल्स बेसिस पे निकालना होगा और इसकी शक्ल ही अलग होगी। आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये सेल्स बेसिस वाला है, उसमें सेल्स और प्रॉफिट पॉइंट में लिखे होंगे। अब जरा पढ़ो आप। पहला पॉइंट, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स बेसिस पे निकालना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, यानी कि पिछले साल की सेल्स दे रखी है 8 लाख रुपए, और जब उसकी डेथ हुई 30 जून तक तब की सेल्स दे रखी है 240। तो पता पड़ गया ना, सेल्स वगैरह दे रखी हैं, तो इसका मतलब है सेल्स बेसिस पे ही निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो यहां एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल्स इनटू जब उसकी डेथ हुई, इसको हम करंट ईयर की सेल्स बोलते हैं, और इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं आपसे कहूं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करें अपने क्वेश्चन में, तो वाई शेयर इन प्रॉफिट में पिछले साल का प्रॉफिट देखो आप, क्वेश्चन में 2 लाख है। थर्ड पॉइंट में देखो, पिछले साल का, पीछे से काउंट करोगे, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख है। पिछले साल की सेल्स दे रखी थी फर्स्ट पॉइंट में 8 लाख रुपए। इसका मतलब एक रेशो सा निकल के आ गया कि अगर हम 8 लाख रुपए का सामान बेचते हैं तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने परसेंट कमाते हैं, तो शायद आप निकाल दोगे। क्या? 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 ही तो और करना पड़ेगा, तो परसेंटेज में आ जाएगी बात। कितना आएगा बताओ जल्दी से? 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया? 25%। इसका मतलब है हम जितना भी सामान बेचते हैं उसका 25% हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब जब उसकी डेथ हुई तब तक हमने कितनी सेल कर ली थी? 2,40,000 की। तो 240 पे बताओ कितना हमने प्रॉफिट कमाया होगा? वही 25% निकाल दो 240 का। एक तरीका तो यह है कि 240 का 25% निकाल दो तो आपको उस पीरियड का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। या फिर एक यूनिटरी मेथड कि 8 लाख की सेल्स तो 2 लाख का प्रॉफिट, तो 2 लाख की 40,000 की अगर सेल्स करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे? तो यहां से भी सीधे आंसर वही निकल के आएगा। क्लियर है? एक तरीका तो यह है, आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो कि 25% आ गया, उसके बाद अप्लाई कर लो 240 इंटू 25/100। अदरवाइज सीधे सीधे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल्स इंटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, जिसको हम करंट ईयर की सेल बोल रहे हैं। तो ये उस पीरियड का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कभी कभार ना क्वेश्चन में ऐसे बता रखा होता है कि पिछले साल हम जो प्रॉफिट कमाते थे 10% कमाते थे, 15% कमाते थे, तो हमारा काम और आसान हो गया। परसेंटेज उन्होंने निकाल के दे दी, हमें तो बस इस सेल्स पे अप्लाई करना होगा। तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये क्या निकल के आ गया कि उन 3 महीनों की हमारी प्रॉफिट कितना रहा, इनटू उसके शेयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसका प्रॉफिट निकल के आ गया। फिर यहां पर लिखने का तरीका वही है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ये मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करा था, इसलिए लिख दिया, अमाउंट आ गई 20,000। उसके बाद
इस साइड में से ये साइड माइनस करेंगे, डिफरेंस कहां जाता था, उसके मरने के बाद जिसको पैसे मिलते हैं वो कौन होता है, एग्जीक्यूटर। टू सीज एग्जीक्यूटर, डिफरेंस निकाल के जो भी अमाउंट आएगी वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन पॉइंट मेरे को समझाना था ये वाला, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करेंगे। थैंक यू।